हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, ये आज हमारा आज का टॉपिक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट है इसका क्या है, व्हेन ई वेक्टर एंड वी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। जब ई वेक्टर तथा वी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में क्या हो, दोनों एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है तो मान लेते हैं लेट बोथ आर इन एक्स डायरेक्शन। माना दोनों एक्स दिशा में, कहाँ है, दोनों एक्स दिशा में। ठीक है, ध्यान देना, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। ठीक है भाई। अच्छा, और जो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, वो भी v वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो भी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी दिशा में चल रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब ये चल रहा है तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, कोई ना कोई वेग है। जैसे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके यहाँ कहीं एंटर करेगा, यहाँ कहीं एंटर करेगा, तब भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। और जब वो यहाँ एंटर करेगा उस टाइम को मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा और टाइम क्या लिख दूंगा, t0। टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, जब वो इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो जैसे ही प्रवेश करेगा वैसे ही मैं उसका टाइम काउंट करना स्टार्ट कर दूंगा और t = 0 एज्यूम कर दूंगा। उस समय जब t = 0, माना इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी कितनी है, v0, कोई ना कोई वेलोसिटी कितनी है, v0, कोई ना कोई वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड ए में ये चार्ज क्यों आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए में चार्ज क्यों आएगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, सबको मालूम है, 12th क्लास का काम है। फोर्स कितना लगेगा, QE के इक्वल। और जब फोर्स लगेगा इसके ऊपर QE, तो इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर होगा। एक्सेलरेशन को मैं स्मॉल f से लिख रहा हूं भाई, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन को मैं a के बजाय किससे लिख रहा हूं, स्मॉल f से। तो x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा, y और z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा।
वाई और जेड डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, मेरा पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जा रहा है x डायरेक्शन में, ना y में ना z में। तो एक्सेलरेशन along y and z will be 0। y तथा z दिशा में त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा 0, एक्सेलरेशन कितना होगा 0, त्वरण कितना होगा 0 होगा। बट इन x डायरेक्शन fx is equal to d square x by dt square। fx is equal to d square x by x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा इतना होगा। बोलो यहां तक बात समझ आई सबको, कोई प्रॉब्लम है? यहां तक बात समझ आ गई। अब ये मैंने x क्यों लिया है, क्योंकि जब इसके अंदर एंटर करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज हमने कितना ले लिया x, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना ले लिया x, और डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा एक्सेलरेशन। विस्थापन या दूरी का दो बार अवकलन करेंगे क्या आएगा त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अच्छा, अब अगर मैं लिखना चाहूं fx तो इज इक्वल टू f बाय m लिख दूं। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल का कोई ना कोई मास भी तो होगा, इस पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा, मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो f इक्वल टू m a हमें मालूम है और a इक्वल टू f बाय m होता है, आ जाएगा। ये यहाँ एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे भी क्या होगा एक्सेलरेशन। चलिए fx इज इक्वल टू qe बाय m लिख दूं ऐसे। fx का मतलब है d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू qe बाय m। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या करने पर, समाकलन। तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx बाय dt इज इक्वल टू qe अपॉन m इंटू टी प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, क्योंकि लिमिट तो हमें पता नहीं है क्या लगानी है। लेकिन हमें एक बात मालूम है, वो बात क्या है कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, ये मान के चले ना अभी अपने dx बाय dt क्या है v है, तो अपने क्या मान के चले हैं कि जब t इक्वल टू 0 है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना है v0 है। तो c की वैल्यू कितनी आई बच्चों, v0 आ गई। c की वैल्यू कितनी आई v0, यहां रखेंगे तो v इज इक्वल टू qe बाय mt प्लस v। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं वेलोसिटी और टाइम में, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, इसने किसी वेलोसिटी से ऐसे बढ़ता हुआ, v0 वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ता हुआ, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक बार और इंटीग्रेशन कर देता हूं।
ठीक है, क्या बनेगा dx बाई डी टी, v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई एम टी प्लस डी जीरो। ये कर दिया। यहां अगर मैं dt लगाता हूं तो यहां पे भी लगाना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी जीरो इंटू टी प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही आएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब t इक्वल टू 0 पे x जो है वो कुछ ना कुछ होगा भाई, कोई ना कोई तो पोजीशन होगी उसकी, चल के आ रहा है वो, तो x0, तो c डैश की वैल्यू कितनी आ गई x0, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, ये हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये आई थी वेलोसिटी, ये आ गया हमारे पास कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना विस्थापन। इसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ मेरा कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, टाइम और पोजीशन में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किसी ना किसी एक बिंदु से बढ़ता हुआ ऐसे पैराबोलिक। समझा की बात? फटाफट नोट कर लो इसको। पिछले वाला नोट कर लिया था क्या? ये नोट हो गया था सारा, किसी का रह गया है तो नोट कर लो फटाफट। और कोई डाउट है तो पूछ लो। ये वाला इसमें क्या डाउट है बोलो। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, रिकैप देख लो फटाफट। क्या था, दोनों की डायरेक्शन सेम रखनी है। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास करना है। फोर्स मैंने बताया कि अगर चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है तो कितना फोर्स लगता है, क्यू भी फोर्स लगता है डिवाइडेड बाय एम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, क्यू ई के इक्वल है। इंटीग्रेशन किया क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए थी तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, वेलोसिटी निकाल ली। उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इनिशियल या फाइनल पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक या अंतिम अवस्था पर चले जाते हैं। तो मैंने इनिशियली स्टेट ले ली क्योंकि मुझे मालूम था, आसानी से सी की वैल्यू निकाली, रखा, ग्राफ प्लॉट किया। एक बार और इंटीग्रेशन किया मैंने, एक बार और इंटीग्रेशन करने से क्या हुआ, ये टी स्क्वायर में बदल गया। किसमें बदल गया, टी स्क्वायर में बदल गया। जैसे टी स्क्वायर में बदल गया तो मेरा ग्राफ जो है वो कैसा आ गया, कर्व आ गया। स्ट्रेट लाइन की बजाय क्या आ गया सर, वो कर्व कर्व आ है, गया। x नोट है, x जीरो ही है, x नॉट x जीरो एक ही बात है। चलिए बन गया, आगे देखो। दूसरी जो कंडीशन है हमारी, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कहती है कि when E vector is perpendicular to B vector, जब E वेक्टर लंबवत किसके हो, B वेक्टर। दो ही कंडीशन हो सकती है भाई, या तो दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा हो या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। ठीक है, 0 वाला केस हमने कर लिया, ठीक है, और 90 वाला केस हम लोग कर रहे हैं। चलिए, अब कहानी ये है कि जो मेरा ई वेक्टर है वो तो वाई डायरेक्शन में, वाई दिशा में है। ठीक है, और जो वी है वो मेरा एक्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स दिशा में। ठीक है, एक वाई डायरेक्शन में, दूसरा एक्स डायरेक्शन में। यानी क्या है
कि बात को अब जो मेरा पार्टिकल है वो Q जिसका मास m v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। z डायरेक्शन में भी कुछ है नहीं, ठीक है। समझना बात को भाई, जैसे ये यहां तक चल रहा है, जस्ट इसके पास तक, तब तक इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है जब तक ये ऐसा चल रहा है? तो एक्स डायरेक्शन में ही है। यहां पहुंचते ही हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहां पहुंचते ही हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां पहुंचते ही t इक्वल टू 0, यहां पहुंचते ही क्या होगा? t इक्वल टू 0। जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, जैसे इसके अंदर एंटर कर गया, ये एंटर करते ही क्या होगा? इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कितना फोर्स लगेगा बार बार बताने की जरूरत है क्या? कितना फोर्स लगेगा? कहां लगेगा? अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये जब फोर्स लगेगा, जाना इधर चाहता है, इतनी वेलोसिटी v वेलोसिटी से इधर जाना चाहता है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो क्या कर देगा? ये इस तरह से मूव कर जाएगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा ना? इस तरह से क्या करेगा? ये मूव कर जाएगा। लेकिन जस्ट इसके अंदर एंटर करते ही यहां तक कुछ दूरी तक इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। समझ आई बात? चलो, तो फिर वही बात क्या कि fx और fz 0, ये है क्या? एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना। मतलब x और z डायरेक्शन में किसी तरह कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। रहेगा क्या आपका? fy। क्या रहेगा? fy, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। और fy इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? फोर्स अपॉन मास d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू QE बाय m। ये रहेगा, यस सर। ठीक है। इसका कर दो, इंटीग्रेशन करो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है भाई, यहां से क्या मिल जाएगा? dy बाय dt इज इक्वल टू qt बाय m, QEm इंटू t, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे, प्लस कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दे अपने। चलो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। t इक्वल टू 0 करें तो y इक्वल टू 0 है, और जब y इक्वल टू 0 तो dy बाय dt में क्या होगा? 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? dy बाय dt इक्वल टू QEm इंटू t। बताइए कोई दिक्कत है? बोलो फटाफट।
किसी तरह कोई परेशानी है? आगे देखो, वापस से हमें क्या निकालना है? वापस से हमें अगेन इंटीग्रेटिंग, एक बार और इंटीग्रेशन करो। यहां क्या आ जाएगा? यहां क्या आ जाएगा? यही आएगा, प्लस कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्या बन गया? t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? y इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, हाँ अच्छा भाई ये बात ठीक भाई y 0 है, t 0 है, तो y इज इक्वल टू q ई m t स्क्वायर बाय 2, ये आएगा फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला आएगा तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? बताओ y और t में ग्राफ कैसा आएगा? बताइए, कौन बताएगा? स्ट्रेट लाइन क्यों स्ट्रेट लाइन आएगी? क्या आएगी? क्या बन रहा है? पैराबोला नहीं बन रहा क्या? ऐसा नहीं आएगा? अरे भाई ये क्या बताया था मैंने? ये चलेगा तो फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे ही चलेगा, इसमें फोर्स ऐसे ही लगेगा। जब इसका मूवमेंट ऐसे है तो ग्राफ भी कैसे ही आएगा? बाकी इससे देख लो, नहीं आएगा क्या? ठीक है। आगे देखो, नोट हो गया क्या? नोट कर लो फटाफट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करें। यस सर। ठीक है।